ओके जी। तो आगे थ्योरी हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू कर रहे हैं, करेंगे। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है मेनली, एक तो पहले ये वर्ड आप जानते होंगे आईआईडी, तो इसको समझ लेते हैं। आईआईडी का जो फुल फॉर्म है, इंडिपेंडेंट कल डिफाइन किया था ना, इंडिपेंडेंट एंड, इसका मतलब है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अलग अलग वर्ड है जिसको कंबाइन किया गया। सो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल कल हमने डिफाइन किया था, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, इसमें ये था कि जॉइंट जो है सीडीएफ या पीडीएफ या पीएमएफ, दे आर प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स। तो ये हमने कल डिफाइन किए थे। अभी आप अगर बात करेंगे आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन विथ कॉमन पैरामीटर। सो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, तो इसका डेफिनेशन जो है कि टू रैंडम वेरिएबल्स x and y are said to be आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इफ एंड ओनली इफ, या तो ऐसा कहो कि जो सी डी एफ ऑफ एक्स है एक पॉइंट टी पे, और सी डी एफ ऑफ वाई एट पॉइंट टी आर इक्वल फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर। और अगर डिस्क्रीट है मान लो, तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो कि पी एम एफ ऑफ एक्स एट सम पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप, ये ले लो, एंड पी एम एफ ऑफ वाई एट पॉइंट टी दे आर इक्वल फॉर। तो ये सिर्फ डिस्क्रीट के लिए होगा। कॉन्टीन्यूअस है, सो यू कैन सिमिलरली राइट, अगर कॉन्टीन्यूअस है तो कहने का सिंपल मतलब है कि एक्स वाई का जो सी डी एफ है कॉमन है, अगर वेरिएबल इक्वल कर दो, है ना, टी टी में वेरिएबल कर दिए, इसका जनरली क्या होता है, सी डी एफ ऑफ एक्स एक्स वेरिएबल में लिखते हैं, सी डी एफ ऑफ वाई वाई में लिखते हैं। अगर एक्स वाई दोनों को इक्वल कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। पी एम एफ इक्वल होना चाहिए और पी डी एफ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का, और इंडिपेंडेंट हमने ऑलरेडी देखा था, तो ये हो गया आईआईडी। तो मेनली एक वर्ड आता है रैंडम सैम्पल, है ना, यहाँ पे सैम्पलिंग में मेनली जो वर्ड आपका है रैंडम सैम्पल का डेफिनेशन क्या है। तो जैसे इन रैंडम वेरिएबल से मान लीजिए रैंडम वेरिएबल x1 x2 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए इस तरह से xn, दिस इज, है ना, मान लो ऐसा बोलता हूँ, दिस इज अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम अ पॉपुलेशन मान लीजिए विथ सी डी एफ, अभी लिख देता हूँ विथ सी डी एफ एफ है फॉर एग्जाम्पल एफ। इसका डेफिनेशन क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ, इसका मतलब ये है कि x1 x2 xn आर आईआईडी रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम सैंपल मतलब आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स एक्चुअली, देयर आईआईडी रैंडम वेरिएबल विथ कॉमन सी डी एफ एफ। तो यहाँ बताने का सिर्फ मतलब ये है कि रैंडम सैंपल का मतलब होता है आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स। तो शॉर्ट में लिखे इसका मतलब रैंडम सैंपल लिखा होगा, तो इसका डेफिनेशन ही है रैंडम सैंपल मतलब आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स, है ना। तो रैंडम सैंपल मीन्स दे आर आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे कहीं लिखा था दे आर रैंडम सैंपल ऑफ साइज एन, तो मतलब वो आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो मेनली यहाँ पे जो मेनली डिस्कशन होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, एक्स बार और एक्स स्क्वायर है ना, ये आता है। जैसे मान लीजिए लेट x1 x2 xn ऐसे लिखा था ना, बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो एफ एक्स, अभी मैं सी डी एफ लिख रहा हूँ, जस्ट एफ एक्स क्या एफ, सी डी एफ एफ एक्स से है, तो इसका मतलब ये आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स हैं, कॉमन सी डी एफ है। तो जो टर्म मेनली हम लोग डिफाइन करते हैं सैम्पल मीन, तो सैम्पल मीन का डेफिनेशन क्या है, जिसका नोटेशन है एक्स बार, एक बार है 1/n समेसन एक्स आई, आई फ्रॉम 1 to n, एंड दूसरा आएगा सैम्पल वेरिएंस, सैम्पल जिसको हम लोग एस स्क्वायर लिखते हैं, तो ये आएगा 1/n-1 समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार
होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो मेनली हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, सैम्पल मीन एंड सैम्पल वेरिएंस। तो पैरामीट्रिक इन्फरेंस में एक सैंपल दे रखा आपको साइज n का, तो सैंपल मीन का मतलब ये हो गया और सैंपल वेरिएंस का मतलब ये है। ठीक है, सैंपल मीन एंड सैंपल वेरिएंस हमने डिफाइन किया। तो मेनली इसका डिस्ट्रीब्यूशन मेनली यहाँ पे जो होता है, अगर मैं जो थ्योरम लिखूँ कि लेट, अब सीधा सा ऐसे लिखता हूँ x1 x2 xn, तो मान लो ये IID है, तो रैंडम सैंपल है जिसका मीन है, मतलब IID रैंडम वेरिएबल्स हैं, जिसका मीन म्यू है एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है, तो एक मिनट, गुड इवनिंग सर। यस सर। बजट, हाँ बजट मेरा तो बन गया, 2-3 लोगों ने दिया था, एक तो 2-3 लोगों का ही था, तो सबको ग्रुप में मैं डाल देता हूँ अभी। हिना मैम ने भेजा था वही था, और ये भगवती मैम का था, मेरा है, और एक ये जो प्रज्ञा मैम, इन लोगों का, ये सारे क्राइटेरिया का तो नहीं आया सर। अच्छा, तो एक बार आप लिख दें, सारे लोग अब मुझे भेज देंगे, मैं लिख देता हूँ एक बार, मैं ग्रुप में लिख देता हूँ सर एक बार, फिर सब लोग भेज देंगे। ठीक ठीक। ठीक है। यस सर। ठीक है सर, तो करके देते हैं, करता हूँ। ओके ओके सर। यस सर। ठीक सर, ओके सर, थैंक यू सर।
हाँ ओके जी। देखिए इसमें जो है कि x1 x2 xn एक रैंडम सैंपल का मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जितने रैंडम वेरिएबल सब आईआईडी है, सबका कॉमन मीन म्यू है और कॉमन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है, तो मेनली आपको पूछा क्या जाता है कि इसका एक्सपेक्टेशन क्या आएगा, इसका वेरिएंस क्या आएगा। ठीक है, इसका एक्सपेक्टेशन क्या आएगा और इसका वेरिएंस क्या आएगा। आप लोग थोड़ा सोच के बताइए, म्यू और सिग्मा स्क्वायर के टर्म्स में कोशिश कीजिए अगर हो सके तो। बेटा तो ट्राई कीजिए। यस सर। सर आपका मैं पढ़ लिया। जी सर। कैटेगोरिकली लिखिए कि आउट ऑफ 7 क्राइटेरिया ये क्राइटेरिया का आया, ये क्राइटेरिया का आया नहीं। यस सर, यस सर। और कैटेगोरिकली लिखिए आउट ऑफ 15 कमिटी थी, ये कमिटी का आया, रेस्ट कमिटी का आया नहीं। इफ एनी यूज सबमिट इमीडिएटली बाय टुमारो इवनिंग। ओके सर। और ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो सर ना ऐसे करके जो जो दे दिया आराम से लोग रह जाएंगे। यस सर। आप लिखिए, मैं बता रहा हूँ सब आपको जो जो आया। ओके ठीक सर, हाँ तो लिख देता हूँ। सर 1 और 2 वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम से आएगा ना? नहीं, सेंट्रल थ्योरम तो अप्रोक्सीमेशन केस में निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ एग्जैक्ट निकालेंगे, है ना। सेंट्रल लिमिट थ्योरम तो लिमिटिंग केस बताता है कि वो क्या आएगा। यहाँ जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमने लिखा ना एक्स बार, तो आपको एक्स बार में दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगाने हैं। यहाँ दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगाने हैं और यहाँ दोनों तरफ वेरिएंस लगाना है, और बताइए क्या आएगा। ये है, जैसे एक्स बार का ये डेफिनेशन हो गया, तो एक्स बार में बोथ साइड आप एक्सपेक्टेशन लगाइए और सॉल्व करके बताना है कि ई एक्स बार कितना आएगा। फिर इसमें दोनों तरफ वेरिएंस लगा दीजिए, मतलब इस फॉर्मूले में आप वेरिएंस, इसमें वेरिएंस ऑपरेट करो और सिंप्लीफाई करके बताइए वेरिएंस कितना आएगा और मीन कितना आएगा। आएगा ना, बताइए जल्दी से। ट्राई करो भाई, तो सबको पता ही होगा। सो लेकिन लास्ट वाला आपका गलत है ना। लास्ट वाला जो होगा सिर्फ नॉर्मल के लिए है, तो लास्ट वाला अलग होगा, तो चैट में बता रहे हैं। तो ये इन जनरल म्यू आएगा, ठीक है ना। आप सॉल्व करेंगे तो म्यू आएगा, ये आपका सिग्मा स्क्वायर बाई एन होगा, ये जस्ट सिग्मा स्क्वायर आएगा। और इसका अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम फिक्स कर देते हैं रैंडम सैंपल का, तो जाके वो आता है। तो ये जो लास्ट फोर्थ पॉइंट है ना, 2 सिग्मा स्क्वायर बाई एन माइनस वन, दैट विल बी व्हेन यू फिक्स द डिस्ट्रीब्यूशन एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बट यहाँ नॉर्मल तो नहीं है, तो क्या होता है फॉर्मूला, फोर्थ मोमेंट के टर्म में कुछ आता है। फोर्थ क्वेश्चन बताइए। हाँ है ना, तो फोर्थ वन विल बी ट्रू सिग्मा सिग्मा 4 अपॉन एन माइनस वन ओनली व्हेन द सैंपल इज नॉर्मल, बट इन जनरल इट इज नॉट दैट।
1/n μ4, ओके। ओके, तो ये बता रहे हैं तो आपका आएगा 1/n μ4, μ4 इज द फोर्थ सेंटर मोमेंट, राइट, माइनस n-3/n-1 एंड सिग्मा की पावर 4, ये हो जाएगा ना। नहीं, 3/, ना सॉरी, सही है, n-3 सही ना। एक बार चेक कर लेता हूँ, तो ये आपको मिल जाएगा फॉर्मूला, ये रोहतगी वाली बुक में ना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 है, VK रोहतगी एंड सलाह वाले जो बुक है उसमें चैप्टर 6 है ये, और इसमें आप देखेंगे तो डायरेक्ट थ्योरम है ये सब। ठीक है, इस बुक में जो नोटेशन यूज़ किया इन्होंने, जैसे MK वर्ड यूज़ किया ना, जहाँ म्यू अगर K यूज़ कर रहा हूँ तो ये है kth सेंटर, या म्यू R यूज़ कर रहा हूँ अगर मैं, जैसे म्यू R का मतलब है rth सेंट्रल मोमेंट ऑफ x, तो मैथमेटिकली ये डिफाइंड होगा x माइनस म्यू की पावर r इससे, ठीक है। एंड जैसे एम आर अगर मैं लिख देता हूँ तो ये होगा rth रॉ मोमेंट, rth मोमेंट मतलब rth रॉ मोमेंट, तो rth रॉ मोमेंट अगर लिखेंगे तो rth रॉ मोमेंट, और इसका मैथमेटिकली मीनिंग है म्यू ऑफ x की पावर r, ठीक है। तो इसका अगर आप लिखेंगे फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है, यही फॉर्मूला है ई एक्स बार वेरिएंस ऑफ एक्स बार, या कई सारे फॉर्मूले और लिखे हुए हैं इस पर सिंप्लीफाई करके। सो आई थिंक जो 1/n है ना, μ4 माइनस n-3 की आपने माइनस कॉमन ले लिया, n-3 n×n-1 सिग्मा की पावर, ठीक है ना। तो इस बुक में तो ऐसा लिखा है, और इसको इन्होंने सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख रखा है μ4/n प्लस, तो यहाँ जो लिखा हुआ है 3 माइनस n/n×n-1 μ2 जो कि सेकेंड सेंटर मोमेंट है, जो कि वेरिएंस ही होता है, सिग्मा स्क्वायर ही होता है, तो सिग्मा की पावर 4, ठीक है, ओके। तो वही चीज़ है, इसको खोलेंगे तो ही बनेगा। तो ये रहा फॉर्मूला, ठीक है, सही बताया आपने, ठीक है। तो ये इन जनरल है, अब जब नॉर्मल में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे थ्योरम्स, इसका प्रूफ भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, सबका प्रूफ कर रखा, और भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। एक्स बार का थर्ड सेंटर मोमेंट क्या होगा, फोर्थ सेंटर मोमेंट क्या होगा, ये सब निकाल रखा है। अब यहाँ μ4 क्या है, एक्चुअली ये जो μ4 मैंने यूज़ किया वो क्या है, ये क्वांटिटी है। अब ये कैसे निकलेगा, ये जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा, तो उसको खोलना पड़ेगा ना। तो जहाँ पे μ4 अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसका मतलब है एक्सपेक्टेशन x माइनस μ/4, और ये x क्या है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब x1 x2 xn का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही x का डिस्ट्रीब्यूशन है, वैसा। ठीक है, देखिए, तो ये एक थ्योरम हो गया, ऐसे कई सारे थ्योरम्स हैं। तो इससे मेन लिया ना ऑप्शन, मान लो ऐसा बना देते हैं,
आगे क्या है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल के लिख रहता है, यही चीज़ हम करते हैं। और तो ये इन जनरल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो, मतलब पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो, दिस विल होल्ड एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब x1 x2 xn का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो ये फॉर्मूला सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। नॉर्मल होने से क्या होगा, बस फोर्थ वाला थोड़ा और रिड्यूस हो जाता है ना। तो जैसे मान लो मैं ऐसा लेता हूँ, सिलेक्ट x1 x2 डॉट 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 xn आर IID, या बोलो रैंडम सैम्पल, या दिस इज अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा, मतलब पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है। ऐसा मान लीजिए कि x1 x2 xn जो है एक रैंडम सैंपल है फ्रॉम नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। देन सो x बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सो दिस यू नो है ना, अभी मीन वेरिएंस आपने निकाला है, तो म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई एन, है ना। है ना, फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करोगे इसी को कि x बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, ये इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं, रूट एन x बार माइनस म्यू बाई सिग्मा। सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1। चूँकि ये नॉर्मल ऑलरेडी पॉपुलेशन है तो ये नॉर्मल 0 1 डायरेक्टली हो जाएगा बिना n टेंस टू इन्फिनिटी लगाए। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है कि यहाँ पे मैं कोई और डिस्ट्रीब्यूशन भी लूँगा तो लिमिट लगाने के बाद ये स्टैंडर्ड नॉर्मल बन जाएगा, तो उसको लिखेंगे आगे। ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं और इसको आप MGF से प्रूव कर सकते हैं ऐसे। फिर n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, इसको ठीक से लिखोगे तो ये हो जाएगा समेसन xi माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर I फ्रॉम 1 to n। दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर विथ n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर आप इसी को वैसा लिखते हैं, समेसन xi माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर I from 1 to n, तो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये सिर्फ नॉर्मल के लिए है ना। फिर जैसे पांचवा पॉइंट में लिखा था एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर, तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर होगा। छठा पॉइंट वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले से इजीली आप ऑब्टेन कर सकते हो, दोनों तरफ वेरिएंस लगा दो तो ये आ जाएगा, क्या बताया था आप लोगों ने, 2 सिग्मा की पावर 4 अपॉन n-1, ये आ जाएगा। या इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे नॉर्मल के लिए, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो दिस इज़ फॉर ओनली फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जब पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सैंपल केम फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तब ये होल्ड करेगा। ओके, सो दीज आर सम रिजल्ट्स फ्रॉम नॉर्मल सैंपल। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मेनली यही मीन और है ना, ये डिस्कस करना होता है इसमें, ज़्यादातर इस पर क्वेश्चंस भी आप कुछ कर सकते हैं। सर सेंट्रल लिमिट थ्योरम में जब एज आपने जैसे बोला एज लिमिट एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब सैंपल साइज सब बहुत लार्ज हो तब ना। तो उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी बस हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है लिमिटिंग केसेस या सिम्प्टोटिक केसेस डिस्कस करते हैं। तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, मैं थोड़े आगे बढ़ता हूँ। तो बेसिक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में यही है कि सैम्पल मीन वेरिएंस के टर्म में आप कुछ रिलेशन देख सकते हो। और जैसे अगर आगे देखें हम, तो इसमें रहता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो ये पहले बताए ना, इन्होंने ऑर्डर ठीक से लिखा नहीं है क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल के साथ ही होना चाहिए था, इस टॉपिक को यहाँ होना चाहिए था इस बीच में। तो ओके,
तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल ये क्या है, क्योंकि जैसे जैसे कंटेंट लिखा है मैं उस ऑर्डर में ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो इसका जो पर्पस है, लाइक मान लीजिए लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ गिवन CDF या PMF या PDF आपको गिवन है, मान लीजिए ना कि कोई रैंडम वेरिएबल जिसका CDF PDF ये सब गिवन है कि विथ या तो PDF गिवन होगा या PMF गिवन होगा या CDF गिवन होगा। अब आपको ये बोलेगा कि मान लो y जो है फंक्शन ऑफ x है, सम फंक्शन ऑफ x है, सो यू नीड टू ऑब्टेन, देन आपको बोलेगा ऑब्टेन PDF या PMF या CDF दिस ऑफ y। तो आपको ये निकालना है, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड दिस, ऑब्टेन PDF PMF या CDF ऑफ y, ठीक है। तो आपको ये क्वांटिटी फाइंड करना है, तो इसका पर्पस है। अब इसमें कई सारे केसेस हैं कि लाइक जैसे अगर डिस्क्रीट है, मान लो x इज डिस्क्रीट, तो y जो होगा वो डिस्क्रीट ही होगा। बट अगर x कॉन्टिन्यूअस है, मान लो, मतलब रैंडम वेरिएबल x इज अ कॉन्टिन्यूअस, सो देन y कैन बी एनीथिंग, y मे बी डिस्क्रीट, y में भी कॉन्टीन्यूअस। तो आपको खुद से इंश्योर करना होगा कि y क्या है, y डिस्क्रीट भी हो सकता है, कॉन्टीन्यूअस भी हो सकता है, एंड y में भी मिक्स्ड, मिक्स मतलब नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टीन्यूअस, तो इनमें से कुछ भी निकल सकता है। तो यू हैव टू चेक। तो अगर x मान लो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जिसका या तो PMF गिवन होगा या फिर CDF गिवन होगा, तो उस केस में y डिस्क्रीट ही आएगा। बट x अगर कॉन्टीन्यूअस है तो y में भी डिस्क्रीट कॉन्टीन्यूअस मिक्स कुछ भी हो सकता है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप जो भी पूछा गया है आपसे वो फाइंड करो, ऐसा है, ठीक है। तो जैसे इसमें मेनली क्या होता है, डिस्क्रीट में बहुत इजी है, अगर आप ऐसे लिखोगे, चलो पहला थ्योरम लिखो, तो मान लो ऐसा है कि लेट x इज डिस्क्रीट एंड y बराबर gx इज ऑल्सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। मान लो ऐसा केस है कि होगा ही ना, डिस्क्रीट होगा, देन आपको निकालना है PMF ऑफ y, देन PMF ऑफ y इज, तो इसको आपको अब समहाउ सॉल्व करना है। देन यहाँ पे क्या होगा, x के टर्म में कुछ आ जाएगा, x बिलोंग्स टू सम, अब कोई सेट आएगा, मान लो x बिलोंग्स टू समथिंग, तो यू हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है। एंड क्या लिखूँ, हाँ कोई भी इंटरवल मान लो, x बिलोंग्स सम इंटरवल आई ऐसा कुछ, एंड देन यू फाइंड द दिस। तो यहाँ से आ जाएगा, ये एक अप्रोच रहता है निकालने का, कि जस्ट मैं एज ए अप्रोच बता रहा हूँ कि ये एक तरीका है फाइंड करने का। दूसरा है कि अगर x कॉन्टीन्यूअस हुआ तो वैसा ही है, प्रोसेस तो सिमिलर ही होगा कि इफ x इज कॉन्टीन्यूअस, अब ये क्वेश्चंस करके दिखाना पड़ेगा तो डिटेल में समझ आएगा आपको कि कहाँ कैसे वर्क करेगा। x इज कॉन्टीन्यूअस एंड मान लीजिए y बराबर gx इज डिस्क्रीट, तो x तो कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल बट y डिस्क्रीट हो जाए। अब ये डिस्क्रीट कौन कैसे पता चलता है, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का रेंज काउंटेबल सेट होगा, कॉन्टीन्यूअस का रेंज अनकाउंटेबल होगा, बट हर पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। और मिक्स्ड में क्या होता है, रेंज तो अनकाउंटेबल होगा बट कोई ऐसा पॉइंट मिल जाएगा आपको जहाँ पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होगी, तो वो मिक्स रहेगा। सो x कॉन्टीन्यूअस है, y इज इक्वल टू gx डिस्क्रीट है, देन क्या करेंगे, तो प्रोसेस कॉमन ही है यही, PMF ऑफ
जो y होगा, क्योंकि डिस्क्रीट है तो पीएमएफ निकालेंगे, सो दिस प्रोसेस विल बी कॉमन, तो ये आपका कॉमन ही रहेगा। इससे आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे ट्रांसफॉर्मेशन के, देन विल नो कि कैसे निकालना है। ठीक है, तो यही रहेगा। तीसरा केस ऐसे हो सकता है कि लाइक थर्ड में है कि इफ x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड y इज इक्वल टू gx इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो इसका 2-3 अप्रोच है ना। देन आपको निकालना है, मान लीजिए PDF ऑफ y या CDF ऑफ y, है ना, कोई भी निकाल सकते हैं। तो एक तो CDF अप्रोच है कि सीधा सीधा आप CDF से स्टार्ट करो, यू फाइंड CDF ऑफ y। तो ये CDF ऑफ y का जो नोटेशन है, दिस इज दिस। सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू y एंड प्रोबेबिलिटी gx लेस देन इक्वल टू y। अगेन यू सिंप्लीफाई दिस एंड यू विल गेट आंसर, डायरेक्टली ये आ जाएगा। ये मैं उसे एक अप्रोच बता दे रहा हूँ, इस तरह से स्टार्ट करना है। तो इसको बोलते हैं CDF मेथड। दूसरा मेथड जो इसका आता है वो एक थ्योरम है। ये तो CDF अप्रोच है ना, तो इसको बोलते हैं CDF मेथड। डायरेक्टली आप CDF निकाल लो। और दूसरा एक जैकोबियन मेथड है, वन वेरिएबल वाला। इसमें दूसरा अप्रोच जो है ना, एक अप्रोच तो ये है, दूसरा है जैकोबियन मेथड। इसमें क्या कहता है कि मान लीजिए लेट ये जो y बराबर gx है, दिस इज मोनोटोनिक एंड डिफरेंशिएबल। ये मोनोटोनिक भी है और डिफरेंशिएबल भी है। सो y बराबर gx इज मोनोटोनिक एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो मोनोटोनिक भी है और डिफरेंशिएबल भी है। सो दिस इज मोनोटोनिक एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। और देन जो PDF ऑफ y होगा, दैट कैन डायरेक्टली बी ऑब्टेन्ड PDF ऑफ x इंटू जैकोबियन। तो ये जो जैकोबियन है वन वेरिएबल में, ये सिंपली होता है PDF ऑफ x इंटू dx अपॉन dy। ये है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा PDF ऑफ x एट g इनवर्स y एंड d अपॉन dx एट g इनवर्स y। तो ये दूसरा एक तरीका है जो आपने पढ़ा होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है कॉन्टिन्यूअस टू कॉन्टिन्यूअस के लिए। तो एक तो सीधा सीधा CDF निकाल लो, दूसरा तरीका है कि आप इस मेथड से जाओ, तो यहाँ से PDF निकलेगा। ओके, जैसे y बराबर अगर gx है और g मोनोटोनिक फंक्शन है, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो g इनवर्स y होगी। ठीक है, तो जो x की वैल्यू होगी वो g इनवर्स y होगी। सो y gx देन x इज g इनवर्स y। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला है, आपको ये लगाने हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस टू कॉन्टिन्यूअस के लिए था। फिर ऐसे कॉन्टिन्यूअस टू मिक्स्ड होता है, वो भी CDF मेथड से काम हो जाएगा, इससे काम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या है, तो ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन में बता रहा था थ्योरी। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन और इसका प्रॉपर्टीज क्या है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, जैसे आपने MGF की तरह कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है दिखाया था पहले भी मैंने। बस MGF कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का डिफरेंस ये है कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन विल ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर एनी रैंडम वेरिएबल और MGF मे नॉट एग्जिस्ट फॉर सम रैंडम वेरिएबल, वैसा होगा। तो इसका जो आएगा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, है ना। तो क्या डेफिनेशन होता है इसका, CXT, आप ऐसा कह सकते हैं, मतलब x कोई भी रैंडम वेरिएबल है तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर आयोटा tx, ये डेफिनेशन है। फर्दर यू नो आइलर फॉर्मूला, तो ये होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा
cos टी एक्स प्लस आयोटा साइन टी एक्स, ये आ जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट ये है कि जैसे एमजीएफ में थ्योरम लिखाया था मैंने, वैसे यहाँ भी है कि एवरी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। मैं शॉर्ट में सी एफ लिख दे रहा हूँ ना, सी एफ मतलब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। एंड जो दूसरा रिजल्ट है, एवरी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन करस्पॉन्ड्स टू यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन, या ये तो ऐसा लिख लो, यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या बोलूँ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन करस्पॉन्ड, वही बात है। तो आप कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन देख के पहचान सकते हो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इफ़ एंड ओनली प्रॉपर्टी है। एंड जैसे एमजीएफ में क्या होता था, तो वैसे यहाँ भी कर सकते हैं, भी मोमेंट जनरेट कर सकता है, या कुछ बेसिक सा प्रॉपर्टीज ये है कि दिस ऑलवेज एग्जिस्ट। जैसे इसमें ये कह रहा हूँ कि एम जी एफ एम एक्स टी मे नॉट एग्जिस्ट फॉर सम रैंडम वेरिएबल, है ना, कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ एग्जिस्ट ना करे। बट दूसरा जो है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है ना, विल ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर ऑल रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, ये होगा, ये सारे रैंडम वेरिएबल के लिए एग्जिस्ट करेगा। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी पर डेफिनेशन, ठीक है, जल्दी खत्म करना है, आज 5वीं क्लास हो गई ना। तो आगे क्या है, मोड्स ऑफ कन्वर्जेंस को डेफिनेशन लिखा देता हूँ, बस इसको आज निपटा देता हूँ। तो इसमें जो है, तो उतना डिटेल में है ना डिस्कशन, टाइम नहीं है, वरना करते हैं हम। तो अभी के लिए नेक्स्ट जस्ट मैं डिफाइन कर देता हूँ नेक्स्ट जो पॉइंट है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट बेसिक डिस्कस किया, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आइडिया दे दिया, आप कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बस डिफाइन किया है मैंने। मोड्स ऑफ कन्वर्जेंस, इसमें 4 तरह का कन्वर्जेंस है, चारों डिफाइन कर देता हूँ, एंड देन उसके अकॉर्डिंग थ्योरम्स हैं, है ना। तो ये जो आपका मोड्स ऑफ कन्वर्जेंस हैं, देयर आर 4 टाइप ऑफ। मोड्स ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसमें पहला जैसे आता है कि कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपने सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स पढ़े होंगे, तो सीक्वेंस जैसे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस डिस्कस करते हैं ना, तो वैसे ही इसका भी आपका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, यहाँ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल होगा, वहाँ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स होता था, तो यहाँ सीक्वेंस है कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डेफिनेशन लिखेंगे इसका। देन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, देन जैसे है कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली, एंड देन एक और आता है कन्वर्जेंस इन अरिथमीन या अरिथ मोमेंट, ऐसे लिखा रहेगा। तो ये 4 तरह का यूजुअली मोड ऑफ कन्वर्जेंस है। तो डेफिनेशन क्या है, तो अगर पहला से स्टार्ट करें कि कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो मान लो मैं ऐसा लिखूं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे सीक्वेंस में एक सीक्वेंस है और लिमिट है, वैसे ही डेफिनेशन है इसका कि मान लीजिए लेट एक्स एन,
मतलब ऐसा लिखता हूँ n फ्रॉम 1 to infinity be a sequence of random variables, ठीक है, sequence of and x be any other random variable, मतलब यहाँ x n sequence of random variable है, x कोई single random variable है अलग सा। तो हम ये बोलते हैं कि we say xn converges in distribution to x, है ना, इसका मतलब हम डिफाइन कर रहे हैं xn converges in distribution to x, so xn converges in distribution to x if and only if, तो डेफिनेशन कहता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF ऑफ xn एट x इज इक्वल टू CDF ऑफ x एट x, यही होगा। तो जो x का CDF xn का दैट शुड बी इक्वल टू CDF ऑफ x, और ये लिमिट है ना एटलीस्ट उन पॉइंट पर, क्योंकि CDF जरूरी नहीं कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना, तो उस केस में क्या होगा, तो एटलीस्ट उन पॉइंट पे ये लिमिट इसके इक्वल होना चाहिए जहां पे लिमिटिंग CDF कॉन्टिन्यूअस है। एट पॉइंट्स वेयर ये जो लिमिटिंग CDF है दिस इज कॉन्टिन्यूअस, जरूर नहीं हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन उन पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए जहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस है, तो उस पर लिमिट इसकी उस पर इक्वल होनी चाहिए। तो ये पहला आपका डेफिनेशन हो गया कि xn के CDF की लिमिट अगर x के CDF के इक्वल है तो मीन्स वो कन्वर्ज कर रही है xn x में इन डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, तो इसका जो डेफिनेशन है फिर से वैसे ही, तो यहाँ लिखते हैं xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x, ये नोटेशन है। ये होगा सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, और सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल xn जहाँ n 1 से इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकता है, इज कन्वर्जेस इन नहीं इन प्रोबेबिलिटी है ना, converges in probability to a random variable x if and only if, तो हम ये बोल रहे हैं कि xn converges to x, मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि xn converges in probability to x if and only if, जिसका डेफिनेशन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड xn माइनस x less than epsilon, this is 1 for all epsilon more than 0, तो ये एक डेफिनेशन हो गया। ये भी लिख सकते हो उस तरह से, दैट इज कॉम्प्लीमेंट लेके जीरो कर सकते हो, है ना, कि मैं ऐसा कहूँ कि दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड xn माइनस, तो ये कुछ वैसा लग रहा होगा जैसे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स के लिमिट को हम लोग डिफाइन करते हैं उस टाइप का, मोर देन एप्सिलॉन दिस इज 0 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x, है ना, इफ दिस हैपेंस। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली, है ना, तो जो तीसरा है, तो ये जस्ट डेफिनेशन लिख रहा हूँ ना, आप क्वेश्चंस करोगे तो देन रियलाइज कैसे सॉल्व होगा, और डेफिनेशन से कई बार सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, तो वी सॉल्व यूजिंग थ्योरम्स। कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली, ठीक है, तो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस अगर डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, फिर से वैसे ही है, तो इसको ऐसा लिखते हैं xn कन्वर्जेस टू x ऑलमोस्ट श्योरली, तो अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल xn, है ना, यहाँ n मान लीजिए 1 से इन्फिनिटी, कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली, या कहीं लिखा था विथ प्रोबेबिलिटी 1, है ना, कन्वर्जेस टू x विथ प्रोबेबिलिटी 1, मतलब वही है ऑलमोस्ट श्योरली, या कहीं ना कहीं देखोगे लिखा रहता है विथ प्रोबेबिलिटी 1, सो मीन्स वही है टू अ रैंडम वेरिएबल x इफ एंड ओनली इफ, सो xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू x, है ना, इफ एंड ओनली इफ, तो इसका जो नोटेशन है ये ऐसा है, तो इसको हम लिखते हैं कि xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू x इफ एंड ओनली प्रोबेबिलिटी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू x
विथ प्रोबेबिलिटी 1। तो ये इसका डेफिनेशन है कि xn में n टेंस टू इन्फिनिटी लगाया तो x आ जाना चाहिए, तो बोलते हैं हम कि xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट सर्टनली टू x। एंड देन जो फोर्थ टाइप का कन्वर्जेंस है वो कन्वर्जेंस इन rth मीन। ठीक है, तो कन्वर्जेंस इन rth मीन। तो r यहाँ कोई भी मान लीजिए अभी के लिए इंटीजर है लेट्स से, तो जैसे हर बार लिखे थे एक rth मीन टू x ऐसा। तो फिर से वही है कि अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल xn n from 1 to infinity is, yeah, this converges in rth mean to a random variable x if and only if limit n tends to infinity expectation of mod xn minus x की पावर r, this will be equal to 0। ठीक। तो ये डेफिनेशन हो गया, चारों का हमने डेफिनेशन लिख दिया। अब कोई क्वेश्चन है इसको आपको जस्टिफाई करना है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली एंड कन्वर्जेंस इन rth मीन। ये चारों का डेफिनेशन लिख दिया। इनमें इंटर रिलेशंस क्या होता है, तो इंटर रिलेशन ये है कि जैसे मान लीजिए xn converges almost surely to x, this will imply xn converges in probability to x, and this will imply xn converges in distribution to x, and similarly xn converges in rth mean to x will also imply this। तो ये एक बेसिक फ्लो चार्ट है, मतलब इनका क्या रिलेशन है ये बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा, और इन दोनों में कोई डायरेक्ट ऐसे रिलेशन नहीं है। ठीक है, इन दोनों में कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। क्लियर है, तो ये इनका इंटर रिलेशन इनके बीच का है। इनके बीच का इंटर रिलेशन क्या है वो बता रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं बट अभी के लिए मैं अवॉइड करूंगा। अब है कि जैसे वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या है, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है, इसको दिखा देता हूँ। तो थ्योरम जो है, तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आइए नेक्स्ट टाइम, या हो सकता है कल मैं कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा दूंगा। थ्योरी इसकी अभी हम खत्म कर लेंगे, तो यूनिट 1 की थ्योरी अभी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है, तो जैसे मैं हर बार कहता हूँ ना, ऐसे अभी हम 3-4 क्लास में 4-5 क्लास में डिस्कस कर दिया, वैसे करेंगे तो 1 महीना आराम से लगेगा, ढंग से डिस्कस करेंगे। तो इसमें है कि हम लोग डिफाइन कर रहे हैं थ्योरम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। ठीक है ना, ये थ्योरम है इसका, देखो ना, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो यहाँ लार्ज नंबर का सेंस है कि n टेंस टू इन्फिनिटी होगा इसीलिए। और ये वीक क्यों है, देखो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी वीकर कंडीशन है, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस स्ट्रॉन्गर कंडीशन है। स्ट्रॉन्गर क्यों है, क्योंकि ये होगा तो इसकी गारंटी देगा, बट ट्रू नहीं है। तो मतलब ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस इज अ स्ट्रॉन्गर कंडीशन देन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। तो ये वीक कन्वर्जेंस होता है, ये स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस होता है, तो उसके लिए आएगा। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि लेट x1 x2 डॉट 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 बी सीक्वेंस ऑफ, या तो ऐसे लिखो या सिंपली आप ऐसा लिख सकते हैं, चलो ऐसे लिखता हूँ, बी सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल्स x1 x2, मतलब इनफाइनाइट रैंडम वेरिएबल्स हैं अभी, या आप चाहो तो अभी n तक भी रख सकते हो, मर्जी है आपकी, लेकिन ठीक है तो बी सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल्स with finite mean with finite moments, ऐसा बोलो ना, मोमेंट्स फाइनाइट है। देन ये जो वीक लॉ ऑफ लार्ज में ये कहती है, देन rth सैंपल मोमेंट कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू rth पॉपुलेशन मोमेंट।
तो क्या कहना चाह रहे, तो लैंग्वेज में हो गया, मैथमेटिकली ये कहना चाह रहा है कि 1/n समेशन एक्स आई की पावर आर आई फ्रॉम 1 to n, दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू ई ऑफ एक्स की पावर आर। तो ये एक नंबर होगा, ये कांस्टेंट होगा, जो राइट साइड में है ये कांस्टेंट है और जो लेफ्ट साइड है ये सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, इसी को आप डेफिनेशन के साथ लिखेंगे तो वही हो जाएगा, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड 1/n, है ना। यहाँ आर कुछ भी हो सकता है, आर कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, इट विल वर्क। माइनस ई ऑफ एक्स की पावर, या एक्स क्या है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दिस लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज 1, ऐसा फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, ये हो जाएगा फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। तो ये आपका है डेफिनेशन हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट हो गया वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का। जैसे इसमें आर की जगह 1 रख दो, है ना, तो अगर आप आर की जगह 1 रख दो, वहाँ जो आर लिया उसको आर को आप 1 रख दो, तो ये हो जाएगा 1/n समेशन एक्स आई कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम एक्स बार बोलते हैं, एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू। तो ऐसा आप किताब में देखेंगे ये लिखा रहता है मोस्टली, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का। तो मोस्टली जो बुक्स हैं उसमें यही मिलेगा आपको कि एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, मतलब सैम्पल मीन जो एक्स बार है दैट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू पॉपुलेशन मीन। बस कॉपी पेस्ट है, यही चीज़ें स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर में सेम चीज़ें, बस ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस के लिए हो जाएगी, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एंड जस्ट दिस विल, मैं कॉपी कर लेता हूँ जस्ट, इसमें बस क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे। तो जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बना देंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, तो यह स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, तो इसमें बस स्ट्रॉन्गर कंडीशन यूज़ हो रही है। स्ट्रॉन्गर कंडीशन मतलब ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस यूज़ हो रही है। तो डिफरेंस ये आएगा, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी को हटा के हम लोग आर एच सैम्पल मोमेंट converges almost surely to RH population moment, बस यही है। और यहाँ हो गया almost sure, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी नहीं, लिमिट तो अंदर होता है ना यहाँ पे, सो प्रोबेबिलिटी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेशन एक्स आई रेज़ टू पावर आर i from 1 to n, this will be equal to e of x की पावर r, एंड उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। इसी में आप r को 1 रख दो, तो मैं कहता हूँ सो पुट r इज इक्वल टू 1, तो r को 1 रखो तो आ जाएगा 1/n समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to n कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू ई एक्स। इसका मतलब क्या है, दैट इज एक्स बार कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू म्यू, एंड दैट इज probability limit n टेंस टू इन्फिनिटी x बार, दिस इज म्यू विथ प्रोबेबिलिटी 1, है ना। यहाँ फर्दर अगर आप लिखते तो यहाँ भी लिखा है एक लाइन और, दैट इज क्या हो जाता, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड x बार माइनस म्यू लेस देन एप्सिलॉन इज 1 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, ठीक है। ये था वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो बस डिफरेंस क्या है, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस यूज होगा तो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर है, और कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी यूज हो रहा है तो इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। और इसकी वजह ये है कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कंडीशन है और ये वीक कंडीशन है, इसलिए। इसी के बाद आता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जो आप सब जानते हो। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जो शॉर्ट में आप CLT लिखते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है ये,
let x1 x2 dot 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 be sequence of IID random variables with common mean mu and finite variance सिग्मा स्क्वायर। तो x1 x2 xn सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन म्यू है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। ओके, तो सर लास्ट स्लाइड एक बार दिखाइएगा। जी जी, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर। यस तो ठीक है, दोनों रिलेटेड है, दोनों को अलग से है ना, जस्ट वीक और स्ट्रॉन्ग में डिफरेंस कन्वर्जेंस का है, वो स्टेटमेंट सेम है। अब यहाँ पे है कि x1 x2 xn सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल विथ कॉमन मीन म्यू एंड फाइनाइट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। देन इसमें ये बोला जाता है कि जो x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन है, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो रूट एन टाइम दिस क्वांटिटी कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1 रैंडम वेरिएबल। ये चीज़ है ना। इसका क्या मतलब है, अगर आप डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे तो इसका CDF है ना, या तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, इसको Z कर देते हैं, Z कर दो, वेयर Z जो है वो नॉर्मल 0 1 है। ठीक है, जहाँ Z नॉर्मल 0 1 है आपका, स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो ये जो क्वांटिटी है दैट कन्वर्जेस, सो रूट एन एक्स बार माइनस म्यू बाई सिग्मा, ये कह रहे हैं ना, कन्वर्जेस टू, ऐसा लिख सकते हैं नॉर्मल 0 1। इसी को थोड़ा चेंज करोगे तो अगर सिर्फ लिखे रूट एन एक्स बार माइनस म्यू कन्वर्जेस, तो सिग्मा दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया एंड सिग्मा जेड का डिफरेंस होगा नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये सेंटलमेंट थ्योरम का स्टेटमेंट है कि दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू दिस। इसका मतलब है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है, चाहे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो, मतलब x1 x2 xn का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, दिस रैंडम वेरिएबल विल बी नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर एज n टेंस टू इन्फिनिटी, दिस विल बी नॉर्मल 0 1 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, दिस विल बी नॉर्मल 0 1 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। इसको अगर इलेबोरेट करोगे तो थोड़ा जैसे डेफिनेशन के थ्रू लिखे तो कहने का मतलब ये है दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF ऑफ x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, ये CDF है t में, दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू t, और यही हो जाता है कैपिटल फाई ऑफ t, है ना, जहाँ ये जो कैपिटल फाई आपने देखा होगा जो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल होता है फाई टेबल, दिस इज CDF ऑफ नॉर्मल 0 1 डिस्ट्रीब्यूशन या रैंडम वेरिएबल। तो ये स्टेटमेंट है सेंटलमेंट थ्योरम का। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। ये कहता है, अब ऐसे देखो किताब में ऐसा रहता है कि x बार का जो असिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसा भी लिखा रहता है, सो x बार हैज It's 9 o'clock. असिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई n, तो ऐसा भी कह सकते हैं, ये लिखा रहता है ना। असिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो आपका x बार होगा वो आएगा नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई n। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द थ्योरी साइड। तो इसका थ्योरी हमने फास्ट फॉरवर्ड मोड में, है ना, मतलब ब्रीफली हमने इसको एक बार आपको लिखा दिया है। मेनली जो जो टर्म्स इन्होंने लिखा है एक एक टर्म्स को मैंने डिफाइन किया है जस्ट, है ना, बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, यू कैन गो थ्रू, किताबें पढ़ो, समझो, डाउट है पूछो, थ्योरी में डाउट है वो पूछो, थ्योरम में डाउट है वो पूछो, है ना, क्वेश्चंस करो, उसमें डाउट है तो पूछो। तो कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आओ, कुछ क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, बाकी आपका जिम्मेदारी, आपको एग्जाम निकालना है तो खुद प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, ये देख लो कहीं कुछ दिक्कत हो तो पूछो।
ठीक है जी, चलिए थैंक यू, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सर।